दोस्तों, व्हाट इज़ अप, क्या हाल चाल। आई होप आप सबके अभी तक के एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा POM के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड उन क्वेश्चन पेपर्स में से भी मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके इस बार एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एंड ये वीडियो स्पेशली होगी उनके लिए होगी जिनको सिर्फ पास होना है। एंड में मैं इस वाली वीडियो में दिखाऊंगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जिसको करनी है, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा। आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हो जिसको बिल्कुल टॉप ही करना है। जिस भाई को लगता है कि POM काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, उनको थ्योरी नहीं हो पाएगी इतनी, कौन से क्वेश्चंस पढ़े कौन से ना पढ़े, उनके लिए है ये वाली वीडियो। इसमें मैं आपको बहुत मेन क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा। ये पढ़ लो, पास आप आराम से हो जाओगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस PDF के अलावा मैं कह रहा हूँ बुक मत खोलना, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। फिर चाहे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में गूगल कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से सारे मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के आगे 15 मार्क्स। मान के चलना कि वो वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में 22.5 नंबर का आएगा। जो क्वेश्चन पिछली बार 15 मार्क्स का आया था वो इस बार 22.5 मार्क्स का आएगा। जो पिछली बार 7 नंबर का था, 7.5 का, वो इस बार 15 नंबर में आएगा। ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है, समझने में। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन सा साल में ये वाले क्वेश्चंस आए थे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसमें मैनेजमेंट में 3 वो लेवल्स होते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, सिंपल है और हर बार आता है। एंड यूनिट 1 में से सिर्फ मैनेजमेंट आएगा। ये 6 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इन 6 क्वेश्चंस में मैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ आपको इतना पढ़ना है मैनेजमेंट क्या होता है, आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी पूरी। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, मिडिल लेवल, हाई लेवल, लो लेवल। इसमें आप जैसे कि हाई लेवल पे होती है अथॉरिटी, मिडिल लेवल पे होता है मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है, और लो लेवल पे होता है जो वर्कर होता है। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। इससे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय मैनेजर एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल मतलब हमने अभी 3 लेवल आपको बताए थे, हाई, मिडिल और लो। तो इसमें जो मैनेजर होता है उसके तीनों लेवल पे उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या स्किल्स होती हैं वो पूछी गई हैं। तो लो लेवल पे जो वर्कर होता है उसके टेक्निकल स्किल्स, मतलब उसको काम करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि लो लेवल पे बैठ के वो ऑर्डर तो दे नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, उसको काम करना आना चाहिए। जो मिडिल लेवल होगा उस पर उसको थोड़ा काम भी आना चाहिए और ऑर्डर देना भी आना चाहिए, क्योंकि वो अपने जो लो लेवल वाले वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर देता है, उनको समझाता है। और जो हाई लेवल वाले, उनका काम होता है अथॉरिटी का, थिंकिंग का, वो सिर्फ सोचते हैं, उनको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती इतनी, उनको सिर्फ ऑर्डर्स देने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, उनको मैनेजमेंट स्किल्स की क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखा ये आ गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है, मैनेजमेंट अलग चीज़ है। मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को एक तरीके से अथॉरिटी में रखना। जैसे कि आप, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अथॉरिटी एक तरीके से, पावर, और मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना, जो कि हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, यूनिट में। और डिफाइन मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही है। इसमें भी आपको डिफाइन मैनेजमेंट करना ही होगा, ठीक है, और इसमें भी मैनेजमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। और ये चीज़ भी सेम है, बट एक्सप्लेन इन डिटेल्स द फंक्शन ऑफ मैनेज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, इसमें भी वही पूछा है, सेम चीज़ है। और इसमें 15 नंबर के हैं, तो मतलब 22.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। मैनेजमेंट इज साइंस और एन आर्ट, इसमें आपको दोनों के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैनेजमेंट साइंस है, बहुत सारे लोगों ने कहा है मैनेजमेंट आर्ट्स है। इनके अलग अलग रीजंस हैं। अगर मैनेजमेंट एक साइंस है तो साइंस चीज़ को प्रूव करना होता है। तो अगर ये साइंस है, ठीक है, तो इसके लॉज होंगे, इसके फैक्ट्स होंगे, ठीक, इसको टेस्ट करा जाएगा। लेकिन ये आर्ट है क्योंकि इसमें ह्यूमन स्किल्स भी वो होती है एक्वायर, एंड इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे प्रूव करती हैं, ये आर्ट है। मतलब वो साइंटिफिक चीज़ें नहीं होती, वो ह्यूमन एस्पेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, इसको हमें अपनी तरीके से लिखना पड़ेगा एवेलुएट करके। और हमारा 6 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट रोल ऑफ मैनेजर्स प्लेज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, स्किल्स रिक्वायर्ड बाय, आप बस ये नाम चेंज हो जाता है क्वेश्चन के, तो यही होती है। तो इसमें स्किल्स पूछी गई हैं, डिफरेंट लेवल पे कौन कौन सी स्किल्स होती है, जैसे मैंने आपको बताई थी। हाई लेवल पे टेक्निकल स्किल्स कम हो जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब अथॉरिटी वाली, सोचने वाली स्किल्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। एंड लो लेवल पे सोचने वाली स्किल्स यूज़ नहीं हो चलती, वहाँ ऑर्डर नहीं चलती, वहाँ काम करना होता है, टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मिडिल लेवल में बीच का काम होता है, मतलब दोनों चीज़ें बराबर बराबर थोड़ी थोड़ी चाहिए होती हैं।
तो इसी के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट पे पूरी यूनिट 1 ख़त्म हो गई, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, यूनिट 2 व्हाट इज़ MBO। MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें से मैंने तो सारे क्वेश्चंस बता दिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है, यूनिट 1 में से लगभग आपकी क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है, उस टॉपिक में से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट टॉपिक है, मैंने आपको सारा बता दिया क्या होता है, तो एक तरीके से आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। एंड ट्रस्ट में इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। MBO में पूछा गया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब मैनेजमेंट हम करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के बेस पे। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको क्लियर करने के लिए हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो होता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन 7.5 नंबर में मैक्स आ जाता है, मेरे को लगता नहीं है 15 में भी आएगा, अब तक आया नहीं है क्योंकि। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्कनवर्स एक्सपेरिमेंट इन द डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल थिंकिंग। इस वाले क्वेश्चन को मैं कहूँगा आप छोड़ दो, ये नहीं कहूँगा मैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट ये ऐसा है कि आप इसको ऑप्शंस में निकाल दोगे क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और फिर पूछा गया डिफाइन एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो, ये बहुत ही जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए। एथिक्स मतलब क्या होता है, हमारे मतलब एक तरीके से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या एथिक्स होने चाहिए और क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक बिजनेस है, ठीक है, उसका वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सच्चा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लॉयल्टी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, अपने काम को लेकर डेडिकेशन होनी चाहिए। यही होते हैं एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती है, बस हम लिख नहीं पाते क्योंकि हमें वर्ड्स नहीं मिलते। तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सिर्फ और सिर्फ इनके वर्ड्स देखने हैं कि हमें इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है। एथिक्स मतलब क्या कहते हैं, हमारे एक अंदर से कहते हैं ना कि हाँ यार, ये इस चीज़ का मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरा एथिक्स है, मेरे उसूलों के खिलाफ है। एथिक्स वो हो गए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नाम से पता चल रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी समाज को लेके हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये वो आ जाती हैं। और इसमें फिर पूछा गया है कि व्हाट आर डिफरेंट टूल्स ऑफ एथिक्स, हम एथिक्स को कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने जो हमारे मैनेजर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, सपोज करो आप कंपनी के ओनर हो, तो उनमें आप उनको रिवॉर्ड करके, उनकी बातें सुन के, उनके आइडियाज़ लेके, उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करके, आप इस तरीके से उनको आप एथिक्स को बनाए रख सकते हो। ये होते हैं हमारे टूल्स ऑफ एथिक्स। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब MBO। ये वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पढ़ा था। ये देखो MBO इधर 3 नंबर में था, इधर 7.5 में था। इससे ज़्यादा में नहीं आता क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, आधे पेज का ये एक आंसर होगा, इससे ज़्यादा इसका आंसर बुक में भी नहीं दे रखा। तो मैं आपको बता दूँ, ये 7.5 नंबर से ज़्यादा में नहीं आने वाला। 7.5 में ये आ जाएगा, इसको पढ़ लेना, आसान भी है। फिर उसके बाद ब्रीफली स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्टन मेयो। इसने अल्टन मेयो, ये जो हमारे भैया जी थे, इसकी थ्योरी थोड़ी इजी है, लेकिन ये ना थोड़ी समझने वाली बात है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा आसान है, पर इस बंदे नहीं है। इस बंदे ने बहुत ही सिंपल सी चीज़ देखी थी। एक ट्राइंगल मान लीजिए, उस ट्राइंगल में 7 लेयर मान लीजिए। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो है फर्स्ट स्टेज। तो इसकी जो थ्योरी है उसमें 7 स्टेजेस हैं। उस स्टेज में होता क्या है, बेसिक इसने स्टार्ट करा कि एक इंसान जो है, अगर उसको लिविंग के लिए कुछ चाहिए, उसको अपने खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो मतलब जो इंसान है उसकी सबसे पहले ज़रूरत क्या होगी। सपोज करो कोई बिल्कुल ही गरीब इंसान है, तो वो सोचेगा कि उसको खाने को मिल जाए, उसको सिक्योरिटी मिल जाए। स्टेज 2 पे वो सोचेगा कि अगर उसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो उसको एक रहने के लिए घर मिल जाए, सिक्योरिटी मिले। स्टेज 3 पे वो सोचेगा उसके पास ये सब है तो वो अपना बिजनेस बढ़ाए, उसकी जॉब पक्की हो, उसके रिलेशंस अच्छे हों, उसके थोड़े घर में नाते वाते अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हों, उसकी सोशल। स्टेज 4 पे वो सोचेगा कि उसकी इमेज थोड़ी अच्छी हो। स्टेज 5 पे वो सोचेगा कि उसके पास ये भी हो, उसके पास वो भी हो, लग्जरी हो, उसके रिलेशनशिप में और ज़्यादा क्या कहते हैं एनहांसमेंट हो। स्टेज 6 पे वो सोचेगा कि उसके पास वो एकदम मतलब सोसाइटी वाला एकदम बढ़िया नाम हो, फेम हो, लंबी गाड़ी हो, लग्जरी हो। एंड स्टेज 7 पे तो भैया वो अपने आप को टाटा बिल्डर सोचेगा कि भैया मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं हूँ मंत्री। तो इस बंदे की सिर्फ इतनी सी थ्योरी थी, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई है। इसने क्या करा है, ह्यूमन बिहेवियर के 7 एक्सपेक्ट को दिखाया गया है कि अगर एक इंसान है और उसके पास ये 7 चीज़ें नहीं होती, जिसकी किसी के पास कुछ भी नहीं होता, तो स्टार्टिंग से क्या क्या करके सोचेगा। अब एक इंसान है जो उसके पास 1 रुपया है, वो सोचेगा उसके पास 2 हो जाए, 2 से सोचेगा 3 हो जाए, 3 से सोचेगा 4, 4 से 7,
4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, बस वही चीज़ है, 7 स्टेज दिखाई गई हैं। एक बार पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन ईजी है एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ये है इस पूरी थ्योरी में कि जो साइंस है उसका हम यूज़ कैसे करें, एक जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हम काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में कैसे करें। शॉर्ट में बताऊं तो कि उसमें कम से कम खर्चा हो, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और क्वालिटी अच्छे से अच्छी हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी इसके अलावा कुछ भी नहीं कहती, लिख लो, सिर्फ इतना है। अब इसको आपको कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखना है वो काम पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले क्या कर रहे हैं, पर हाँ इसको बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के लिखना है, कम से कम भर देना बढ़िया तरीके से, उसमें कोई डीप में ASMR जो मिल जाए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये आ गया बिजनेस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था बिजनेस एथिक वाला, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, फिर से रिपीट हो गया, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देखो मैं ये वाला कुछ क्वेश्चन को लेके बहुत डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन याद नहीं होता, सही बताऊं छोड़ दो, सही बता रहा हूँ छोड़ दो। 14 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल याद नहीं होते, मेरे भी नहीं होते, मैं भी भूल जाता हूँ। इन क्वेश्चंस को छोड़ दो, ऑप्शंस में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्राइब इन डिटेल्स और क्या कहते हैं फ्यूल्स के प्रिंसिपल, ये वही है, इसने भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स पूछे हैं, इसने भी प्रिंसिपल पूछे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो, ये इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। डिस्क्राइब दी हर्टनॉट एक्सपेरिमेंट एंड एग्जामिन इट्स साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। इसके इस बंदे के 2 एक्सपेरिमेंट थे, इसका एक ही एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट थे। एक तो था क्या कहते हैं कि, एक सेकेंड मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें एक तो था कि हमारी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हाइजीन होनी चाहिए, एंड जो दूसरी चीज़ है उसमें एक पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा, ओके मैं आपको बताऊंगा, बट इसका एक पॉइंट था कि इसमें जो हमारे कस्टमर है उसको मतलब हाइजीन मिलनी चाहिए। यहाँ पे हाइजीन का मतलब ये नहीं होता साफ़ सफाई ये सब नहीं होता, एक हेल्थी इन्वायरमेंट होता है हमारे एम्प्लॉय के लिए, ये वो होता है। ईजी क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय MBO मतलब वही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे भी देखो 3 नंबर में है, इससे ज़्यादा पे नहीं आएगा, 3 में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 में आ गया, क्योंकि इसका बुक में भी नहीं दे रखा बड़ा सा। डिस्क्राइब द टेलर साइंटिफिक थ्योरी, टेलर की साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि किसी भी काम को हम बेस्ट प्रोडक्टिव वे में, चीपर वे में, अच्छी क्वालिटी में क्या करें, वही है साइंटिफिक थ्योरी। इसको आपको सिर्फ बढ़ा के लिखना है और कुछ नहीं करना। यूनिट 2 खत्म। तो यूनिट 2 में से हमने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े, और क्वेश्चन हमने कौन कौन से छोड़े थे, हमने एक सेकेंड हमने छोड़ा था ये वाला, हेनरी फॉल्स के प्रिंसिपल छोड़ दिए थे सारे, और ये सही में बहुत ही हैक्टिक क्वेश्चन है, मैं सही बता रहा हूँ। कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो नंबर कटेंगे, तो उससे बढ़िया क्यों ही करो, ऑप्शंस में निकाल दो, सिंपल सी बात। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं, टैक्टिक प्लान्स होते हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बताऊँ तुम्हें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, पर हाँ यही नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को अगर टाइम नहीं मिला या मन नहीं कर रहा या समझ नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो, बट हाँ पढ़ दोगे तो आसानी रहेगी। इसके जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता नहीं है और ये आए कभी, मैंने पता करा ये ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज वेस्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आ भी सकता है बट चांसेस कम है सेम ऐसा आने के। आपसे ये पूछ लेंगे कि वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा करके कुछ पूछ लेंगे, तो आपको दोनों चीज़ें को रिलेट करके बतानी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है। ईजी क्वेश्चन है, आपको इससे पढ़ के पता चल रहा है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोल, अगर हमने कुछ प्लान करा लेकिन हमारे इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है तो वो मीनिंगलेस है, तो किसी काम का नहीं है। प्लान तो बना लिया लेकिन हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमने किसी से काम करवाने के लिए प्लान तो करवा दिया, उसे बता तो दिया कि ऐसे ऐसे करना है, हमारा कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही अपनी मर्जी से कुछ भी लगा पड़ा कर रहा है, तो वो चीज़ बेकार है। एंड कंट्रोल विदाउट प्लानिंग, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है, बस हमने हुक्म दे दिया कि हाँ जी ये करके देना है, उसके पास बंदे जो हमारा वर्कर है उसके पास कोई प्लान है नहीं कि भाई कैसे भी वेस्ट है, तो वो भी वेस्ट है। बस ये चीज़ आपको इंग्लिश में कोरिलेट करके इन दोनों टर्म्स को लिखनी है, सिंपल। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, भाई ये टर्म्स बहुत जगह आती है, लोग सोचते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पता नहीं क्या चीज़ है,
भैया कुछ भी नहीं है। सेंट्रलाइजेशन, सिंपल से मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। सेंट्रलाइजेशन, इसका आधा कर दो, सेंटर आ जाएगा एक तरीके से, सेंटर आ जाएगा। सेंटर मतलब इससे सी से ले लो आप सेंटर। सेंटर मतलब जो पावर है वो सारी सेंटर में, डी सेंटर मतलब जो पावर है वो सारी बटी हुई। खत्म, बस यही है सेंट्रलाइजेशन का मतलब, कि जो पावर्स हैं वो किसी एक बंदे के हाथ में, एक अथॉरिटी के हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो पावर्स हैं वो बहुत सारे बंदों के हाथ में है, जैसे कि हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, हमारी डेमोक्रेसी है, ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इसमें पावर सबके हाथ में बटी हुई होती है। ऐसे ही और सेंट्रलाइजेशन में पावर एक के हाथ में होती है, जैसे हमारे घर में होता है कि पावर सारी मम्मी के हाथ में है, पापा के हाथ में है, ये सेंट्रलाइजेशन होता है। कितना ईजी बना दिया देखो मैंने। फिर व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। बहुत टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, रोड पे इतने बैरियर्स है तो यहाँ पे भी होंगे। तो भाई कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या हो सकता है, टेक्निकल बैरियर हो सकता है, लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है, लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, और भी बहुत सारे टाइप के बैरियर हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, 3 नंबर में आएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं ये इजी है मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये 7 नंबर में दे देंगे, और 7 नंबर में बहुत सारी वैरायटी हो जाएंगी, आपको जो भी आता होगा आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड व्हाट डिफिकल्टीज में अराइज इन डेलीगेशन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन दी रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों को मैं कहूँगा आप स्किप कर सकते हो। फिर एक्सप्लेन दी कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछा है, मैं आपको समझाता हूँ क्या। पर्सन एक इंसान है, उसको पर्सन दूसरे इंसान को कुछ भेजना है, कुछ बताना है, वो कैसे बताएगा, उसके चैनल्स के वो चैनल्स भी होते हैं अलग अलग तरीके के। चैनल्स मतलब मीडियम, जैसे कि सपोज करो कि मैं हूँ, मेरे को आपको कोई मैसेज भेजना है, तो मैं अलग अलग चैनल्स के थ्रू भेज सकता हूँ। वो चैनल्स हो सकता है व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, SMS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं हूँ, मैंने कुछ सोचा, ठीक है, उसको मैंने लिखा, एक लैंग्वेज में लिखा, ठीक, मैंने इंग्लिश में लिख दिया व्हाट्सएप पे वो मैसेज चला, वो मैसेज फिर व्हाट्सएप पे हो गया डीकोड, मतलब सॉरी इनक्रिप्ट हो गया। इनक्रिप्ट मतलब वो सिक्योर हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू वो आपके पास चला गया, चैनल के थ्रू आपके पास चला गया, डिकोड हो गया, आपने पढ़ लिया, फिर उसका दोबारा आपने रिप्लाई कर दिया। ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस, बस यही है कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेंडर ने मैसेज भेजा, सेंड, उसके बाद हो गया एनक्रिप्ट, सेंड इनक्रिप्ट, ठीक, उसके बाद चैनल, किस चैनल के थ्रू आपने भेजा, फिर उसके बाद डीकोड, मैसेज जो आपने भेजा वो डीकोड हो गया सेंडर के पास पहुंचने के बाद, और उसके बाद सेंडर ने पढ़ के उसका कर दिया रिप्लाई। इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, उस पर आपको ऐसे लिख देना, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा सेंड, फिर यहाँ लिख देना इधर, जैसे कि आपने लिखा सेंड, फिर आगे लिख देना एनक्रिप्शन, फिर आगे डीकोड, सॉरी चैनल, फिर उसके बाद डीकोड, फिर उसके बाद रिसीवर जहाँ पे वो पढ़ता है, और उसके नीचे से एक लाइन बना देना, वहाँ पे लिख देना क्या कहते हैं उसको, रिप्लाई। कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म, इतना ही है। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे किसी को बात करते हैं, उसे कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। हाउ स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग मतलब अलग अलग अथॉरिटीज़ ही होती हैं एक तरीके से, जैसे कि हमारे स्कूल होता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, मतलब स्टाफ रूम नहीं, जैसे कि अलग अलग चीज़ें मैनेज होती हैं, अलग अलग स्टाफ्स होते हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार को छोड़ सकते हो। डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 7 नंबर में 15 नंबर में भी आ सकता है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आधे लोगों को तो इसमें ये पता नहीं चलता है कि इनमें अंतर क्या है। अकाउंटेबिलिटी होता है कि अगर कंपनी में कोई धोखाधड़ी हो गई, कुछ हो गया, या कोई रिजल्ट निकल के आया, वो गलत है वो सही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा, ये होता है अकाउंटेबिलिटी, कौन है जो उसकी जिम्मेदारी लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई किसी काम को अच्छी तरीके से करना, क्वेश्चन खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या कहते हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटी सी बात है, प्रोग्राम मतलब जो हमने सोच साज के करा हो, नॉन प्रोग्राम जो सोच साज के ना करा हो। 3 मार्क्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन डिसीजन ऑफ प्रोसेस मेकिंग, हम कोई भी जो डिसीजन लेते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हमें वो बताने होंगे। 4-5 स्टेप्स नहीं ज़्यादा होते हैं, आप लिख सकते हो, इसमें पढ़ के ईजी है। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है,
ये भी ईजी है, मैंने आपको बता दिया था ऊपर। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये भी मैंने आपको बता दिया, सेम क्वेश्चन है, रिपीट। लिस्ट द स्टेट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पूछा गया है, डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेप्स, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर रिपीट हुआ था, 3 मार्क्स में आया था यहाँ पे, ठीक है। और फिर इधर भी आया था ये वाला क्वेश्चन हमारा, कितने मार्क्स में आया था, कहाँ गया, यहाँ पे आया था 7.5 मार्क्स में। तो 3 से 7.5 मतलब ये 15 नंबर से ज़्यादा के में नहीं आएगा। ऑप्शंस में भी निकाल सकते हो वरना पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेट एंड डिस्क्राइब व्हाट प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बैरियर पूछे गए, उसमें कम्युनिकेशन में क्या होते हैं और जो कि सेम है, ऊपर हमने पढ़ चुके हैं ये। और एक ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, सपोज करो कि आप एक कंपनी के, आप एक मैनेजर हो, आपको किसी को मेल भेजना था अपने कस्टमर को कि ये हमारी कंपनी का ब्रोशर भेजना था आपको कि हमारी रेट लिस्ट है, और आप उसको सही से समझा नहीं पाए, आपने उसको मिसकम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, आपने कह दिया कि सर जी हमारा तो रेट 100 रुपये का है पर पीस का, और रेट था आपका 20 रुपये का। कस्टमर तो भाग गया ना, नुकसान किसका हुआ, कंपनी का हुआ। तो ये होते हैं एक तरीके से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर क्या पूछा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ TQM, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। यूनिट 4 आ गई वैसे तो। यूनिट 3 में से बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम थे और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा भी दिए जो इंपॉर्टेंट नहीं थे। यूनिट 4, फिर उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे, अब थोड़े से हैं। यूनिवर्सिटी से भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। वट आर एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ लीडर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, सब छोटी सी बात है। सपोज करो हमारे लीडर हैं मोदी जी, तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। भले अपोजिशन भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो बोलते बहुत अच्छा है, जब बोलते हैं सब सुनते हैं। राहुल गांधी है, कोई नहीं सुनता, बेइज्जती करके भग जाते हैं। तो वही वाली बात है। क्वालिटीज़ पूछी गई लीडर की। लीडर जो होता है उसे अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसका एक विजन होना चाहिए, उसकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं क्वालिटीज़ ऑफ लीडर में। आप और भी डीप में पढ़ सकते हो। स्टेट द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, सारी चीज़ें एक तरीके से कोरिलेट है। मोटिवेशन के फीचर्स क्या होते हैं, जो वर्कर होता है वो अच्छे से काम करता है, उसकी मोटिवेशंस कैसे कैसे होते हैं आप भी बता सकते हो। मोटिवेशन होता है वर्कर की प्रॉब्लम सुन के, उसके सजेशन सुन के, उसके आइडिया को प्रेस करके, उसको उसके अच्छे काम पे उसको रिवॉर्ड करके, उसके बुरे वक्त में उसके थोड़ा सा साथ दे के, बस ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे मोटिवेट हो जाता है। ठीक। बट आर द वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स पूछे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी जाता है पर आप छोड़ सकते हो एक बार, वो कोई दिक्कत नहीं है। वट इज़ द रोल ऑफ कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल का क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, 50-50 है इसका, लेकिन आप, ये इतना मुश्किल नहीं है तो आई थिंक आप पढ़ सकते हो। पूछा गया है कि कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रोल क्या है इसका। तो अथॉरिटी एक तरीके से अपने हाथ में रखने के लिए हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर सके। जो शॉर्ट में बताऊं तो आपको, तो ये होता है कंट्रोल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि नीड्स पूछी गई हैं कोऑर्डिनेट करने की। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फीस का डिपार्टमेंट होता है, और फिर उसके बाद मतलब सारी चीज़ें अलग अलग होती है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है। इन सब चीज़ों का एक तरीके से अगर कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा। कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो कॉलेज चला थोड़ी लेंगे, वो अकेले थोड़ी चला लेंगे, जो भी होते हैं हेड, सबको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। वही पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन की, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। वट आर द वेरियस नीड्स आइडेंटिफाइड बाय मॉस्लो, ये आपको बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर हाँ इसको छोड़ सकते हो आप एक तरीके से, मॉस्लो को वाले को। फिर वट आर ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप आप इसको छोड़ सकते हो। वट इज़ मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE, हमने पढ़ा था MBO, ये है MBE। ये वाला क्वेश्चन जैसे कि MBO है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं 7.5 नंबर से ज़्यादा में बिल्कुल नहीं आने वाला। 15 में एक बार को आ सकते, नहीं, छोटा क्वेश्चन है, 7.5 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा, पक्का है। क्योंकि एक आधा पैराग्राफ से ज़्यादा इस पर कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, बुक में भी नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। इसमें एक्सेप्शन को होता है कि मतलब जो हमारी चीज़ें रह जाती हैं उनको छोड़ के बाकी चीज़ों को मैनेज करना सिखाया जाता है। डिफाइन लीडरशिप, लीडरशिप को डिफाइन करना है, पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब मैक जॉर्ज थ्योरी, छोड़ सकते हो। डिस्क्राइब मार्जिनल ग्रिड गिवन बाय, इसको पढ़ लेना,
आ जाता है, वैसे छोड़ोगे तो चल जाएगा। और डिस्क्राइब इन डिटेल मॉस्लो थ्योरी, ठीक है, ये हम पहले ही ऊपर कर चुके हैं। और डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे उसी में आ जाएगा ये कि आप अलग अलग मेथड्स क्या हैं जिससे आप कंट्रोल अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हर बस 2 फैक्टर थ्योरी मैंने आपको बताई थी। इसमें से मैं एक पॉइंट भूल गया था, एक पॉइंट जो था मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक हेल्दी हाइजीन माहौल होना चाहिए, हाइजीन थ्योरी थी इनकी। तो हाइजीन मतलब साफ़ सफाई वाला नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और एक पॉइंट मैं भूल गया, जब याद नहीं आ रहा, बट एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये और है। तो ये थे सारे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर के। इसकी जो हमारी ये PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा सच्ची बता रहा हूँ कुछ भी नहीं आने वाला। और अब फिर उन भाइयों के लिए जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा हो रही है, उनके लिए ये है हमारा PPA का क्वेश्चन बैंक। लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमारे लास्ट ईयर के उसमें आ चुके हैं। सो इन दोनों PDFs का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही थी ये वीडियो, और आई थिंक इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, सारा काम आपको इस PDF से हो जाएगा, इस वीडियो से हो जाएगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो चैनल को, एंड सब्सक्राइब कर दो बेल वाले आइकन को। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।